ओके, तो अभी हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ देखने जा रहे हैं। इससे पहले समझ लेते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, एक बॉल है। ओके, ये बॉल प्लास्टिक का है। ओके, ये किसका है? ये प्लास्टिक का बॉल है। और सेकंड जो बॉल है, ये हमारा जो इंटरनेशनल मैच में बॉल यूज़ होता है, जैसे कि लेदर का होता है मे बी। ओके, तो ये हमारा लेदर का या फिर आप इसको रबर का मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा रबर का बॉल है। ठीक है, तो एक प्लास्टिक का है, एक रबर का है। ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, इसको हम सेम रखते हैं। ठीक है, दोनों को हम प्लास्टिक मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या प्लास्टिक मान लेते हैं। ये भी आपका प्लास्टिक है, दोनों प्लास्टिक का बॉल है। ओके, इस बॉल को आपको फेंका गया। ओके, ऊपर से ड्रॉप किया गया और इसका स्पीड मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसका स्पीड वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी ये आप हो। ओके, ये आप हो। ठीक है, तो आपके पास ये बॉल आ रहा है, लेकिन इसका बॉल का क्या स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू ये। इसको बॉल 1 मान लेते हैं, इसको बॉल 2 मान लेते हैं। तो जो बॉल 1 का स्पीड है, ये क्या बॉल 2 से कम है। ठीक है, यानी बॉल 2 का स्पीड ज़्यादा है। तो अगर आपने रियल डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, जिसका अगर बॉल 2 का स्पीड ज़्यादा है और अगर आपको ये आपके पास आता है और आप इसको कैच करते हो, तो आपको एक इस पर ज़्यादा झटका बैठेगा। ठीक है, ज़्यादा क्या बैठेगा, स्ट्राइकिंग ज़्यादा होगा, यानी एक तरह का झटका आपको इस पर बॉल 2 से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इधर इसका वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी क्या अगर झटका देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इधर वेलोसिटी ज़्यादा है। ओके, तो न्यूटन के सेकंड लॉ क्या होता है? बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ एक तरह का लॉ है जिस पर आपको क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है। ओके, और फॉर्मूला मिलता है किसके रिलेटेड? आपको मिलता है फोर्स के रिलेटेड। अभी आप बोलोगे कि इस फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ में इस एग्जाम्पल का क्या ख्याल, ये एग्जाम्पल ऐसे दिया क्या? नहीं, इधर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी मोमेंटम क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ एक फार्मूला देता है, और ये फार्मूला किसके रिलेटेड होता है? ये फार्मूला होता है फोर्स के रिलेटेड। ठीक है, अभी फोर्स क्या होता है हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, फोर्स का डिटेल हमने लास्ट टाइम देखा था कि फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो अभी फोर्स, तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, ओके, तो आप कैसे अप्लाई करते हो, तो देखते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो फोर्स को अगर हमें समझना है तो हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको मोमेंटम समझता है तो आपको फोर्स समझ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या समझते हैं, पहले हम मोमेंटम समझते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हम मोमेंटम कहते हैं। ओके, यानी क्या, मास का मतलब क्या, m। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब v, और मोमेंटम का मतलब होता है p। ठीक है, यानी इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि p इज इक्वल टू मास यानी m, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और वेलोसिटी मतलब v। यानी मास को जब आप कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका बॉडी है, अभी आपका बॉडी है। ठीक है, आपका बॉडी है जिसका मास हम मान लेते हैं 50 kg है। ओके, अब 50 kg है, तो अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, अगर ये क्या है, रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम होगा 0। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखोगे तो इससे साफ साबित होता है कि आपके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप मोमेंटम वर्ड को रिलेट कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप रेस्ट पर हो, यानी आपका वेलोसिटी 0 है, तो फार्मूला वाइज भी देखोगे तो m इंटू 0 इज़ 0। और ऐसे भी अगर मूव नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करते हो, ठीक है, तो आपका बॉडी का एक मोमेंटम होगा। ओके, तो अगर आपका मान लीजिए वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपका मास हम 50 kg मानते हैं, तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 इंटू 20, दैट इज़ 100। ओके, और यूनिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू kg। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा। ओके, और मोमेंटम का यूनिट भी मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे
तो इधर मैंने लिख दिया दैट इज़ दिस पार्ट। ओके, ये क्या है, मोमेंटम का SI यूनिट है, SI। ठीक है, CGS में क्या हो जाएगा, ये मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, केजी की जगह ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो इसका सीजर वेलोसिटी प्रोवाइड करने को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी क्या इसका वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, जैसे कि अभी हमने देखा 100। ठीक है, तो एक नंबर होगा प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। अभी ये वेक्टर क्यों है, क्योंकि मोमेंटम में क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, और वेलोसिटी क्या है, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ अब हम समझते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, ठीक है, ये बहुत सिंपल बात कहता है। ठीक है, ये बात करता है कि फोर्स क्या होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन करता है फोर्स को। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, ये फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स इज नथिंग चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में जो चेंज हुआ, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम फोर्स कहते हैं। आपको समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मोमेंटम मान लो 100 है। ठीक है, इसका मास क्या था, 50 मास था, और ये 20 की स्पीड से चल रहा था, तो इसका क्या हो गया, मोमेंटम 100 हो गया। तो 100 मोमेंटम है। अभी मुझे इस मोमेंटम को चेंज करना है। चेंज मतलब क्या, कि कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। तो अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है, तो जो चीज़ मुझे चेंज करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अभी अपने आप तो चेंज नहीं होगा ना, कुछ चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चेंज को अप्लाई करने के लिए मुझे जो अप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको फोर्स समझा होगा। फोर्स क्या होता है, मोमेंटम को चेंज करने के लिए जो भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है, ओके, इसको हम फोर्स कहते हैं। ओके, अगर आपको कोई मोमेंटम चेंज करना है कोई बॉडी का, तो आप कोई बॉडी का अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा फोर्स। ठीक है, टू चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी यू रिक्वायर्ड अ फोर्स। ठीक है, तो अगर आपको चेंज करना है कोई बॉडी का, 100 से 200 करना है, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो इधर देख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स है, ये क्या होता है, ये चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसका मतलब यही है सिंपल वर्ड में, जो मोमेंटम में चेंज करने के लिए जो हमें लगता है, इसको हम फोर्स कहते हैं। ओके, अब यानी क्या, इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम। अभी जो चेंज होगा, पहले मान लीजिए 100 था, बाद में आपने इसको चेंज करके मोमेंटम को 200 कर दिया। ठीक है, यूनिट आपको पता है दोनों का यूनिट, इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड केजी, इसका भी मीटर पर सेकेंड केजी। ठीक है, तो आपने जो चेंज किया 100 से 200, तो कुछ टाइम लगा रहेगा। ओके, कुछ टाइम लगा रहेगा, तो इसलिए डिवाइड बाई टाइम। ओके, ओके, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो जो भी मोमेंटम में चेंज होगा, जैसे इसका मतलब क्या कि अगर मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपका 100 है और अगर आप इसको 200 करते हो, ठीक है, तो आपको क्या फोर्स देना पड़ेगा। लेकिन 100 को अगर आप 500 करोगे, तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आपको सेकेंड में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मोमेंटम के साथ। ओके, मतलब अगर आपको ज़्यादा मोमेंटम चेंज करना है, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी चेंज, यानी चलिए मैं आपको ओके, तो इसको हम केस 1 एंड केस 2 समझ लेते हैं, इसको केस 1 समझ लेते हैं, इसको केस 2 समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर केस 1 देखें, तो केस 1 के लिए क्या हो जाएगा, मोमेंटम P1 हो जाएगा, और केस 2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं।
ओके, तो हमारा एक बॉडी है, हमारा क्या एक बॉडी है जो बॉडी का मास क्या है 500 नहीं 50 ग्राम मान के चलते हैं, ठीक है, 50 kg मान के चलते हैं, 500 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो 50 kg मान के लिए चलते हैं। और इसका जो पहला वेलोसिटी है दैट इज़ v1, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है, तो हमें एक मोमेंटम मिला दैट इज़ p1, क्या हो जाएगा m इंटू v1 दैट इज़ 50 इंटू 20 दैट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड kg, ठीक है। ये हमारा p1 मिल गया। अब कुछ समय के बाद मुझे क्या इसका मोमेंटम चेंज करना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मुझे मोमेंटम चेंज करना है तो क्या मैं मास को चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं, 50 kg है तो 50 kg रहेगा, मास को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। यानी अगर मुझे इस मोमेंटम को चेंज करना है तो इस पर जो m इंटू वी है, जिस पर मैं क्या इस m को चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहेगा। मैं किसको चेंज कर सकता हूँ? इस v को चेंज कर सकता हूँ। यानी अगर मुझे p2 चाहिए दैट इज़ दूसरा मोमेंटम, तो m तो सेम रहेगा, v2 चेंज हो जाएगा, यानी वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? मान लेते हैं कि v2 क्या है, बाद में आपका वेलोसिटी हो जाता है 30 मीटर, ठीक है। तो पहले क्या था 20 था, 30 हो गया, यानी 50 इंटू 30 क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 0 0 ओके, और ये 1000 हो जाएगा, ओके ओके। नाउ तो ये इधर क्या था 1000 था मोमेंटम, इधर क्या है 1500 मोमेंटम है, ओके। तो चेंज क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। पहले p1 था 1000, अब p2 है 1500। अभी इसके बीच में कोई टाइम लगा होगा, ठीक है, जिसको हम t मान लेते हैं, ओके। और ये चेंज कैसे हुआ? क्या मास चेंज हुआ? तो इसका आंसर है नहीं, मास तो कांस्टेंट रहा, पहले 50 kg था, अभी भी 50 kg। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ वेलोसिटी। क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ वेलोसिटी, ठीक है। यानी चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ p2 माइनस p1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो यस मैं लिख सकता हूँ, जैसे इधर चेंज हुआ है तो p2 माइनस p1, ठीक है, बाद में फाइनल माइनस इनर्शियल डिवाइड बाय टाइम, ओके। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। नाउ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2, तो p2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ, ओके। यानी m v2, ओके, और p माइनस p1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी हो जाएगा mv1, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, ओके ओके। तो इतना हो गया। तो मैंने क्या अभी तक हमारा क्या हो गया, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv2 माइनस mv1 डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, ये हमारा आ गया। हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी दोनों में m है तो m को मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? तो इसका आंसर यस मैं निकाल सकता हूँ, ओके। तो v2 बाई v1 डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। नाउ f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखोगे, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर आपको पता है कि a का फॉर्मूला क्या होता है, a मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनर्शियल क्या वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। फाइनल को क्या लिखते हैं हम? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम, ऐसा लिखते हैं ना। यानी क्या ये फॉर्मूला किसके बराबर है? a के बराबर है। यानी इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? a लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? a लिख सकता हूँ, यानी मैं इधर क्या लिख रहा हूँ? a लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो ये हमारा क्या मिल गया? फोर्स का लिए फॉर्मूला मिल गया कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, ओके। कैसे मिला? बहुत सिंपल है कि फोर्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? m इंटू वी, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर मास को अगर आप वेलोसिटी प्रोवाइड कर दोगे तो ये मोमेंटम बन जाता है। तो m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम होता है, ठीक है। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? कि मोमेंटम में चेंज लाना, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल माइनस इनर्शियल, और मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दिया, ओके। और मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कांस्टेंट रहेगा तो मैंने क्या मास दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया। अब मैंने फिर ध्यान से ऑब्जर्व किया कि v2 माइनस v1 बाई टी क्या होता है? हमारा एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो मैंने इसके जगह पर क्या पुट कर दिया? एक्सेलरेशन पुट कर दिया, ठीक है। यानी क्या कि ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब क्या, अब मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, बेसिकली ये सिंबल हटाना है मुझे। इसके जगह पर मुझे क्या चाहिए? इक्वल टू का साइन चाहिए। तो कैसे हटेगा? बहुत सिंपल है।
कभी भी आपको प्रोपोर्शन का साइन हटाना रहता है तो आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, यानी के, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट इनटू एम ए, ठीक है। इस सिंबल को अगर आपको हटाना रहता है तो हमेशा एक कांस्टेंट लिखना जरूरी रहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस करता है। क्या करता है? इक्वेशन को बैलेंस करता है। अगर आप इसको इक्वल एक कांस्टेंट नहीं लिखोगे तो ये LHS एंड RHS बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1। क्या होता है? 1। आपको मुझे कैसे पता? बेसिकली सर न्यूटन ने ये फार्मूला जो बनाया है, सर न्यूटन ने बनाया है। और सर न्यूटन जो पहले इंसान थे जिन्होंने फोर्स को फार्मूला के वाइज डिफाइन किया, ठीक है। इसलिए इनके पास फ्रीडम था, इनके पास इंडिपेंडेंट थे कि ये के का वैल्यू कुछ भी ले सकते, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी ले सकते थे। ये कुछ भी ले सकते क्योंकि पहले इंसान थे ना। अगर ये पहले इंसान थे तो ये कुछ भी ले सकते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 ले लिया। 1 लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आसान हो जाएगा। मतलब क्या कि के की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? F = ma। और ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया, ठीक है। F = ma। तो फोर्स का फार्मूला क्या बन गया? F = ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी एक मास को अगर आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ओके, समझ रहे हैं आपको? एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर बेसिकली आपको कोई भी मास का वेलोसिटी चेंज करना है तो इससे क्या होगा? आपको एक अगर कोई मास का आपको वेलोसिटी चेंज करना है, इसका मतलब क्या कि इसका मोमेंटम चेंज करना है, तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? आपको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा बेसिकली, मास का यूनिट क्या होता है? kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर/सेकंड², ठीक है। ये हमारा होता है। तो यही हमारा होता है फोर्स का यूनिट। ये क्या हो गया? फोर्स का यूनिट। लेकिन हम इसको लिखते नहीं है ज़्यादा करके। ये है करेक्ट है, ये जो यूनिट है क्या करेक्ट है, लेकिन इसको ही हम एक और चीज़ से बुलाते हैं। इसको कहते हैं न्यूटन, ठीक है, जिसको N से हम डिनोट करते हैं। क्योंकि ये सर न्यूटन ने दिया था, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये पूरे को हमने एक वर्ड दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन, ठीक है। और ये हो गया। CGS क्या हो जाएगा? CGS तो जैसा SI को हम न्यूटन में बोलते हैं, ओके, फोर्स को कैसा बोलते हैं? न्यूटन में बोलते हैं। इसी तरह से CGS पे हम क्या बोलते हैं? डायन बोलते हैं, ठीक है, डायन, ओके। और 1 न्यूटन = 10⁵ डायन, ठीक है, डायन, ओके। हाँ, तो ये हमारा एक रिलेशन भी है। 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है, ओके। अब नाउ सी, जगह नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर बताते हैं। तो होपफुली आपको ये सब आपने नोट कर लिया होगा, बहुत आसान है, ओके। तो अभी हम कुछ और चीज़ समझते हैं कि मास और वेट में क्या फ़र्क है, ठीक है।